Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay, we are just starting in few minutes only. A very good I afternoon, guess everyone. Good afternoon, ma'am. We welcome you all to the social awareness program on precautions and preventions related to female health at various stages of life cycle, organized by Surat South Gujarat chapter of Institute of Cost Accountants of India. Today, we are honored to have as our chief guest Srimati Darshana Jardosh, MP Lok Sabha from Surat. A very warm welcome to you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Can you hear me? Ma'am, I think you're mute. You're on mute.
हाँ नमस्ते। Namaste, ma'am. Also, we have as a speaker Dr. Namrata Viradia, gynecologist. Very welcome to you, ma'am. Namrata, ma'am. To start with the program, I request the chairman of Surat South Gujarat chapter, CMA Bharat Savani, to present the official welcome address and introduce our chief guest to our members. Okay. Good afternoon all. सूरत चैप्टर के ओर से आप सबका वेलकम है हमारे चैप्टर में। ऐसा प्रोग्राम, मैं भरत सवानी एज ए चेयरमैन, ऐसा प्रोग्राम आज पहली बार सूरत चैप्टर में अरेंज हुआ है कि जो सबके लिए, जनरल पब्लिक के, सब स्टूडेंट के, मेंबर के लिए प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका एज ए चेयरमैन और कमिटी मेंबर के बिहाफ पे मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और सेकेंड थिंग, पूरे साउथ गुजरात चैप्टर में पूरे साउथ गुजरात चैप्टर में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि हमारे सब स्टूडेंट, फैमिली मेंबर, रिलेटिव के लिए अरेंज हो रहे हैं। और सेकेंड थिंग, आज हमारे पास दो ऐसी पर्सनालिटी है जो आज हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट। एक हमारे अपने एमपी है दर्शना मैडम, और दूसरा हमारा डॉक्टर नम्रता विरडिया है, जो आप हमारे ये प्रोग्राम के लिए इमीडिएटली उसने बोल दिया कि सर आप ऐसा अगर प्रोग्राम अरेंज करते हैं बोल सकते। तो पहली बात, मैं आज दर्शना मैडम को पूरे चैप्टर होती ऑन बिहाफ ऑफ माय कमिटी मेंबर्स वार्म वेलकम करता हूँ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबके सामने रखता हूँ। मैडम ने पहली बार अपना जो पूरा एजुकेशन है, ये जो जीवन भारती स्कूल से किया, और उसका जो बैंकिंग और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ, यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के साथ मैडम ने अपना पूरा कैरिकुलम कंप्लीट किया। और मैडम पहली बार जो इलेक्शन लिए, मतलब सीआर की पोस्ट में केपी कॉलेज से उसने स्टार्ट किया। मैडम ने काफी अचीवमेंट किया है, लेकिन जो इमिनेंट है, जो हमारे साथ डिस्कस करने लायक, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज तो मैडम ने पहली बार अपना करियर जो पॉलिटिकल लाइफ में स्टार्ट किया था, वो 1976 से जनरल सेक्रेटरी जीवन भारती स्कूल से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैडम केपी कॉलेज के सीआर बने थे, और बाद में वो धीरे धीरे करके अपनी करियर के टॉप पर पहुंचे गए। आज मैडम आप समझ सकते हो कि 15 लोकसभा में भी वो लोकसभा के मेंबर बने, 16 में भी वो बने, और सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल से भी वो इलेक्शन हुए। उसका जो वोटिंग था, हाईएस्ट लेवल का वोटिंग रहा है। और मैडम को ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के लिए ही काम करते, लेकिन जो भी चाइल्ड है, डेवलपमेंट है, गर्ल्स के, गवर्नमेंट की जो भी स्कीम, उसमें सबसे ज्यादा मैडम का इन्वॉल्वमेंट रहता है। दूसरी चीज, मैडम एक्सटर्नल एक्टिविटी में भी काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। मैडम का अपना कुछ इंटरेस्टिंग जो फील्ड है, वो भारतनाट्यम है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, और साथ में वो सोशल अवेयरनेस के भी काफी मतलब प्रोग्रामिंग और पार्टिसिपेट करते हैं। मैडम, हमारी पूरी कमेटी की ओर से हम आपको पूरे दिल से वेलकम करते हैं। आपने जो भी हमारे साथ ज्वाइन किया, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। ओके मैडम, यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ और पास ऑन करता हूँ हमारी टीम को आपको पूरा प्रोग्राम को हैंड ओवर करें। थैंक यू मैडम। I now request Shama Pandey to introduce our speaker to the audience. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure for me to introduce our speaker, Dr. Namrata Viradia. She had been completed. She had qualified from Government Medical College, Surat. She had experience of since last 10 years, and her special interest in female well-being and prevention of a disease. So now I request Dr. Namrata Madam to start today's session. Thank you. Okay. I now request a few minutes, ma'am, Namrata ma'am. I now request Darshana ma'am to grace the event by saying a few words to our audience. आप सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. हाँ। आप सभी को मिलके अच्छा लगा। आज 4 बजे अभी मेरा और भी एक कार्यक्रम है, जो आप लोग जो फैमिली से है, कॉस्ट अकाउंट से, उसी से रिलेटेड कमिटी की आज मेरी एक मीटिंग जो होने जा रही है। आप सभी को ये प्लेटफॉर्म पे मिलके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि
नैन्ती भाई ने जब मुझे इनवाइट किया तब मैं सोच रही थी कि किन लोगों से इंटरेक्शन करना है और किस विषय पे। तो अवेयरनेस के लिए आपने गायनेकोलॉजिस्ट चुनी है और मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर जो बुलाया है, आप सभी को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कोरोना के ये समय में घर पे बैठे ये मिलने का तरीका आसान भी हो गया है और सबको एक दूसरे से नई बातें जानने को भी मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि एक साथ में इतने लोगों से बात करना, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम फोन से बात करें तो भी एक साथ में इतना नहीं हो सकता। 6-7 महीने में हम लोगों ने, ये 3 महीने से काफी ये प्रोग्राम मेरे हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा मेरा पहली बार हो रहा है। तो आप सभी को धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए। जो इंडियन इकोनॉमी की बात हम करेंगे तो इकोनॉमी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन विमेन रोल क्या होता है इसकी बात करूंगी, क्योंकि आज ज्यादातर महिलाओं से जुड़े हुए सब्जेक्ट है, जो आपकी विमेन विंग से जुड़ी हुई बात है। तो हम लोग आबादी के आधे हैं, लेकिन आज भी सूरत का जो रेशियो ऑफ बर्थ गर्ल चाइल्ड है वो आज भी 821 है। तो 1,000 की काउंटिंग में आप देखें तो इतनी ही लड़कियां जन्म लेती है। तो हमारी जो सरकार की योजना शुरू होती है वो वहीं से शुरू होती है। वैसे तो गायनेकोलॉजिस्ट आपको और अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, लेकिन सरकार ने जो सोचा है, तो बात आती है अंडा पहले या मुर्गी। तो उसी तरह से हमारी योजना के लिए भी शुरुआत की है कि लड़कियों को कैसे तालीम दी जाए। तो ये लड़कियों की जब बात आती है तो कहाँ से शुरुआत करें? तो जब गर्भ में महिला के गर्भ में जब बच्चा आता है तभी से ये योजना की शुरुआत होती है। तो ये लड़की ही हो, जन्म ले, ठीक तरीके से उनका पोषण आहार मिले और उसके बाद में उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाए और 3-6 महीने तक उसका रसीकरण ठीक से हो जाए, फिर वो पढ़ने चली जाए, फिर वो बड़ी हो जाए। उसका पढ़ने के लिए जो सरकार ने योजना बनाई है कि इसमें काफी एडवांटेज जो है वो लड़कियों को मिल रही है। तो ये इस तरह की योजना हम सबके लिए बनाई है। कल एक योजना जो भारत सरकार ने बनाई, जो हम सबको अच्छी भी लगी और सब मेरी बात से सहमत भी होंगे। ये आजादी के इतने सालों के बाद में महिलाओं के अकाउंट खुले जनधन योजना के माध्यम से, ये पहली बार हुआ और उसको कल 6 साल हुआ। तो पूरे भारत देश की महिलाएं, जो हम सबको अनुभव है कि हमारे कपबोर्ड में से साड़ी की घड़ी के या कपड़े में से या पर्स में से पॉकेट में से पैसे निकले थे जब डिमोनिटाइजेशन हुआ तब 500,000 रुपया की नोट। लेकिन फिर बैंक से जुड़कर यही योजना के साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों ने बहुत सरकार ने योजना बनाई। जब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो उसी की तरह हम लोग दे सकते हैं, सीधा उनके खाते में जमा होता है। कोरोना के टाइम पे जो ये जनधन योजना की महिला जुड़ी थी, उनके खाते में 3 बार 500-500 रुपया जमा हुए। तो कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे 21,000 करोड़ का बजट जो आया और जो बेनिफिट हुआ वो हम तक कैसे पहुंचा। तो ये कई सारी ऐसी बातें भी है कि इसमें हम लोगों का रोल बहुत अच्छे से हम निभा सकते हैं। और आप तो पढ़ी लिखी फैमिली से और उसी लोगों से मिलजुल के जो काम करती है या करना चाहती है, तो अवेयरनेस की बात होती है। पूरे देश का जो फाइनेंस का जो काम संभाल रही है निर्मला जी, वो भी महिला है। हमारे यहाँ रक्षा मंत्री के तौर पे भी उनको कुछ समय मिला था। अब तो आर्मी में भी महिला जाने लगी। तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वीमेन का रोल नहीं होता। तो हम सबकी बात यही होती है कि घर से शुरुआत करें और घर से लेके हम समाज जीवन में अपने फैमिली के साथ आगे बढ़े। तो इसमें हमारा जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस घर की महिला सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं कि पुण्य से अपने परिवार को संभालती है, वो हेल्थ ग्राउंड पे हो, फाइनेंशियल स्टेटस पे हो, बचत करने की बात हो, संस्कार देने की बात हो, ये सभी बात हमसे जुड़ी हुई है। तो ऐसे भी बहुत सालों से
मैं ऐसे महिला ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें जो मिडिल क्लास लेडीज होती है उससे ज्यादा पावरफुल मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस है जो गरीब महिला होती है, क्योंकि उनको कमाना भी होता है, जाना भी होता है, उनको घर में बच्चे भी संभालने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, और उसके साथ में अपने परिवार को संभाल के उनमें सरवाइव होना होता है। तो सबसे जो जरूरी बात होती है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वो हम नहीं कर पाते हैं। ये कोरोना के समय में आज ही सब लोग बात कर रहे थे, इकोनॉमी की भी बात करें तो हमें पता चलता है कि सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि हम फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात होती है, जान है तो जहान है। तो हम अगर अच्छी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है, तो अगर हम सरवाइव होंगे तो ही आगे जाके हम कुछ ना कुछ काम करके फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ हम खड़े हो पाएंगे। तो जो भी हालात हुए हैं कोरोना के समय में, इसमें हमारा रोल भी सबसे बड़ा रहा। सबके परिवार को हेल्थ अच्छी हो, उसको कोरोना ना हो जाए, अगर किसी को हुआ है तो उसके साथ में परिवार को कैसे संभालना, क्योंकि परिवार में अगर महिला को हो जाता है तो उसके साथ में पूरे 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 परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें भी हमारा रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं समझती हूँ कि आज आपने जो हेल्थ अवेयरनेस का जो प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा है। मैं तो सामान्यतः जब आप लोगों से जुड़ी नैन्सी भाई से, और ये तब मैंने बताया था कि मुझे क्या करना, बोला सरकार, तो मैं सरकार की योजना बताने जाऊंगी तो पूरा दिन भी निकल जाएगा। लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि जो महिला आर्थिक रीत से पगभर है, घर पे जो संभाल रही है, अपना अपना काम कर रही है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो कभी अत्याचार सहन नहीं करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा घर में होता है तो हमारी बात सुनी जाएगी, हमारा भी रोल इतना इक्विवेलेंट हो जाएगा कि कौन सा टीवी लेना है या कौन सा वॉशिंग मशीन लेना है, अगर हमारा रोल अंदर होगा तो हम लोग इसमें बहुत फोर्सफुली अपना पक्ष रख पाएंगे। तो मैं तो ऐसे हालात में राजनीति में आई हूँ कि सूरत से आप लोगों के सहकार से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और ऐसी पार्लियामेंट के अंदर अभी जाना होगा मुझे ये कोरोना के बाद में, कि जिसमें सबसे ज्यादा महिला चुनकर आई है, सबसे ज्यादा महिला मंत्री है, और कहीं ना कहीं कोई भी रोल में आज भी हम देखेंगे कि 4 प्रकार की जो भी सर्विसेज चलती है, इसमें सबसे अच्छा रोल जो ये हमारा महिला का है। तो या नर्स हो, डॉक्टर हो, और उसके बाद में जो सर्विस सेक्टर में भी हम आते हैं, शिक्षक के तौर पे अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा महिला काम करती है। और आप लोग कंपनी सेक्रेटरी से जुड़े हुई, तो पढ़ने के लिए भी हम लोगों को काफी माहौल सरकार ने दिया है, लेकिन आप लोगों की तरह या हमारे परिवार की तरह सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम सबका कर्तव्य यही है, अब तो सबका रोल यही है कि ऑनलाइन टीचिंग भी चल रही है, बच्चों की भी टीचिंग चलती है, तो किस तरह से उनको कंसंट्रेट करके पढ़ाया जाए, इसी में भी आपको मेंटल हेल्थ की भी जरूरत पड़ेगी। तो आज आप सबको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आने वाले समय में अगर कोई भी मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं आपके साथ में रहूंगी, कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो भी आप सबसे जुड़ के हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जिसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया का सेकंड नंबर का अभी थोड़े दिन पहले जिसको अवार्ड हमें मिल चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने जो योजना शुरू करी, जो लाल किले से उन्होंने आवाज लगाई, जो शौचालय से लेके अभ्यास तक और बेटी बचाओ के कार्यक्रम तक जुड़े, कोई प्रधानमंत्री इतना हिम्मत वाला नहीं होगा कि लाल किले से शौचालय की बात करेंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसे हालात थे कि जब भी निर्भया कांड हुआ था तब भी मैं दिल्ली में चुनकर गई थी 2009 से 14 के समय में, और उसके बाद में जो जो परिवर्तन हुआ, जो उज्ज्वला योजना का गैस का कार्यक्रम सरकार ने हाथ पे लिया, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे देश में 8 करोड़ महिलाएं ऐसी थी कि जिनके पास रसोई करने के लिए गैस नहीं था, और हम लोगों ने जो सब्सिडी छोड़ी उसके माध्यम से उनके घर तक गैस के चूल्हे हम पहुंचा पाए। तो हम सबका रोल कहीं ना कहीं है।
बहुत अच्छी तरीके से हम अपना रोल निभा रहे हैं। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम आगे पूरा परिवार की भी सेवा कर सकेंगे। और मैं समझती हूँ कि ऐसे माध्यम से आप जितना अवेयरनेस का कार्यक्रम करेंगे उतना समाज के लिए भी अच्छा होगा। सभी को मिल के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, आपने जो बताया हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में जो हम खूब आभार करते हैं। हमारा आपका हम पूरा इंट्रोडक्शन तो दे नहीं पाए टाइम के हिसाब से, लेकिन हम आपको हमारे एमपी मानते हैं। हमारी ब्रांच की ओर से हम पूरी तरह से आपके साथ अटैच है, हमारी पूरी भावना आपके साथ अटैच है। और अब जब भी हमें हमारी जरूरत पड़े आप तैयार रहते हो, और हमें इसके लिए हम पूरे आभारी है। अभी मैं डॉक्टर नम्रता विरडिया से अपील करता हूँ कि मैडम आप अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ मैडम, वी कैन हाँ लिसन। मैम, यस। ओके, अच्छा। जैसा मैडम ने बोला कि हर घर में अगर स्त्री सशक्त है तो अपन बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। पर कोई भी चीज की शुरुआत मतलब अपन जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तब से, और जब अपनी मृत्यु होती है तब से अपने पास एक चीज हमेशा रहती है, वो है अपना शरीर। तो मेरे हिसाब से सबका अगर शरीर स्वस्थ हो, शारीरिक तरीके से मजबूत हो और मन से मजबूत हो, तो अपन कोई भी चीज का डिसीजन बराबर ले सकते हैं और सारी समस्याओं का 90% तक हल कर सकते हैं। तो फिर अपन पहले एडोलेसेंट ईयर से शुरुआत करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो बीच में पूछ सकते हैं। हेलो। ओके मैडम, कंटिन्यू करिए आप। ओके, अच्छा, ठीक है। देखो, अपन सबसे पहले तो जो यंग गर्ल्स होती है अपने यहाँ पे, जो लड़कियां 10 to 19 ईयर एज में है, वहां से अपन ने बेसिक शुरुआत करनी चाहिए कि उनको अपने हेल्थ के बारे में क्या ध्यान रखना, अपने शरीर के डिजीज के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है। जब ये अपना बेसिक बेसिक उसको बोलते हैं आधार स्तंभ है, जो लड़कियां जिसका शिक्षण होता है, और अपने जो स्टडी है उसमें भी ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। अगर अपन 10वीं से बात करें तो 10वीं जब लड़की की उम्र 10 साल की होती है तो सबसे पहले जो चेंजेस होते हैं वो ब्रेस्ट रिलेटेड चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अनमेरिड लड़कियां अभी हमारे गायनेक ओपीडी में दिखाने के लिए आती है। बहुत लोग बाहर की रूप से मतलब कॉस्मेटिकली बहुत अवेयर है कि अपन को क्या करना, बाल कैसे रखने चाहिए, अपनी स्किन कैसे होनी चाहिए, पर आंतरिक स्वरूप से मतलब ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यू और हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी अवेयर नहीं है मेरे हिसाब से। तो अपने 10 to 19 ईयर्स एज में लड़कियों को सबसे ज्यादा एनीमिया मतलब जो हीमोग्लोबिन का प्रमाण कम होता है, वो 90 अपने अपने इंडिया में 50% लड़कियां जो होती है एनीमिक होती है, हीमोग्लोबिन उनका कम रहता है, और यही उम्र होती है जब उनमें मासिक स्राव की शुरुआत होती है। मैं आपको जो बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड ब्रेस्ट और मेरे हिसाब से वाइट डिस्चार्ज के रिलेटेड बात करनी है, या फिर आपको टॉपिक में और कुछ चाहिए? हेलो। हेलो। यस Should मैम, I आप talk on कीजिए। should I talk on adolescent health, or should I talk on the infertility or health related another issue another than private parts and breast or white discharge? Because I have given the topic of breast or health related issue, female health related issue. यस मैम, फीमेल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। Okay. हाँ मैम। तो मैं क्या बोलती हूँ कि हर 20 साल की उम्र से हर एक लड़की को ब्रेस्ट तपास कैसे करने वो आनी चाहिए। अपने इंडिया में पर 1,25,000 लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं और वो लगातार बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ पे जो कैंसर होते हैं थर्ड स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं, जब अदर देन द इंडिया वही
जो लेडीज होती है अपनी जानकारी की वजह से वो जो ब्रेस्ट कैंसर है फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही अपने आप वो सब तपास से उसको मालूम पड़ जाते हैं और उसका 100% क्योर होता है। पर अपने इंडिया में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि अपन उसको पहले या दूसरे स्टेज में कैसे पकड़ पाए। तो जब अपने 20 साल की एज की शुरुआत होती है तब अपने ब्रेस्ट में चेंजेस होने लगते हैं। तो हर लड़की को तभी से अपने ब्रेस्ट की तपास, जिसको बोलते हैं स्व तपास, वो आनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट में हार्मोन के हिसाब से चेंजेस आगे चलते हैं। पहले जो ब्रेस्ट होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है, उसके बाद उसके में फ्लैटी टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू बढ़ते हैं। तो अगर हर महीने मासिक खत्म होने के बाद सिर्फ 10 मिनट अपन अपने ब्रेस्ट की तपास करना सीख जाए तो 60% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस अपन फर्स्ट स्टेज में ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी 100% सारवार कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपन को स्कूल एजुकेशन में स्पेशली फीमेल रिलेटेड सेक्टर में ये चीज सिखानी चाहिए कि हर लड़की को 20 साल की उम्र के बाद मेंसेस खत्म होने के बाद, क्योंकि जो हार्मोन चेंजेस होते हैं वो मेंसेस के टाइम पे प्रोमिनेंट रहते हैं, तो मेंसेस खत्म होने के बाद 10 मिनट अपना ब्रेस्ट तपास कैसे करना, उसको बोलते हैं स्व तपास। स्व तपास करना आना चाहिए। मतलब उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट रिलेटेड उसमें कोई साइड में चेंजेस है, निपल के शेप में चेंजेस है, कोई ब्रेस्ट डिस्चार्ज हो गया, कोई लंप हो गया, अगर वो पहले से आपको आदत होगी तो 30 ईयर की एज में आपको पता होगा कि ये मेरे ब्रेस्ट में से अलग कोई चेंजेस हो रहे हैं और अपन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है 20 साल की उम्र से ही शुरू होनी चाहिए। दूसरी चीज, हर एक लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंसेस क्यों आता है, उसका करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अपने यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां अभी भी ये मानती है कि मेंसेस आना मतलब शरीर में बगाड़ निकलना है, उस टाइम पे अपन अपवित्र हो जाते हैं। माता पिता उसके बारे में बोलने से खचकाते हैं, तो उसको बराबर एजुकेशन नहीं मिलता है कि कौन सा मेंस्ट्रुअल हाइजीन ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने यहाँ पे या तो माता पिता से वो लड़कियां अच्छे से बात करे या तो टीचर से बात करे। हेलो हेलो कंटिन्यू मैम। यस मैम बोलिए। ओके, ठीक है। तो अपने यहाँ पे एक सेशन सीरीज जैसी स्कूल में होनी चाहिए अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। हमारे यहाँ पे इतनी सारी गायनेकोपीडी में अनमेरिड गर्ल्स आती है जिनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और उसकी वजह से ये छोटी छोटी एज में एड्स के प्रमाण होने लगे हैं, वाइट डिस्चार्ज के प्रमाण होने लगे हैं, अभी इनफर्टिलिटी के केस बढ़ने लगे हैं। तो अपन को मेंस्ट्रुअल, एक तो सबसे पहले हर मदर को पता होना चाहिए, अगर 16 उम्र में अगर तुम्हारी लड़की की एज 16 हो गई है और मेंसेस शुरू नहीं हुआ है तो सही डॉक्टर को सबसे पहले दिखाना चाहिए। और दूसरा चीज, मेंसेस कैसे शुरू होता है उसके रिगार्डिंग भी उससे बात करनी चाहिए। तो इसमें मेंसेस रिलेटेड आपको क्या बात करनी चाहिए, तो उसके में मुझे डिटेल में जानना चाहिए। अभी मैं आपको डिटेल में बात करूं क्योंकि इसमें मुझे लगता है जेंट्स ऑडियंस भी है और लेडीज ऑडियंस भी है, तो आप परमिशन दोगे तो मैं उसमें बात करती हूँ कि लड़कियों को क्या एजुकेट करना चाहिए। और शुड आई स्पीक? मैम आप थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दीजिए, फिर आगे देखते हैं। ओके ठीक है। तो देखो, एक तो 20 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए आप कोई भी गायनेक के लिए एक बार सलाह ले लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें होती है जिसमें वो गलती करती है। एक तो बीटीडी वैक्स वाला भी मेरे हिसाब से करना बहुत ठीक नहीं है, उसको कौन से पेड यूज करना वो एक आप तो बता दीजिए, और सेफ सेक्स के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। दूसरी चीज है, उनको एक तो डाइट पे बहुत फोकस करना चाहिए। अपन लड़कियां क्या करते हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं उसके लिए बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक यूज करते हैं, सब करते हैं अच्छा दिखने के लिए, पर जब तुम्हारी डाइट सही हो और थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज हो तो अपन बहुत सारी चीजें स्किप कर सकते हैं। एनीमिया का प्रमाण ज्यादा है तो अपन को यहाँ पे गुड़, खजूर, बीट, अंजीर, पालक का जूस, ऐसी हेल्दी डाइट पे फोकस करना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। क्योंकि अगर तुम्हारे में अगर एनीमिया का प्रमाण रहा तो वो लड़की कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। दूसरी चीज, जब मेंसेस आता है तो बहुत सारी लड़कियां स्कूल को स्किप कर देती है। मतलब अगर हर महीने पे आप देखने चाहो 3-3 दिन स्किप हो जाते हैं तो एजुकेशन पे भी असर पड़ता है। एक लड़की ऐसी आई थी कि जिसकी सीए की एग्जाम थी, उसके 3 दिन पहले ही उसको बहुत सारा पेन शुरू हो गया और वो एग्जाम में अपेयर भी नहीं हुई। तो अपन को जो चीज माइनर लगती है वो लड़कियों के लिए
रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें सिर्फ सिंपल मेजर से आप पहले से प्रिवेंट कर सकते हो कि इतना ध्यान रखो तो आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग मेरे यूट्यूब वीडियो है जो मैं शायद लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं उस पर बात करनी चाहिए इसलिए नहीं करती। तो जो एडोलेसेंट गर्ल है उसको पहले 20 साल की उम्र में बेसिक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है वो सीखना चाहिए। दूसरी चीज मेंसेस रिलेटेड हाइजीन बेस्ड है, उसमें क्या करना स्पेशली क्या नहीं करना, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसको रिवर्स नहीं कर सकते। तीसरी चीज उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो डाइट, क्योंकि जंक फूड की वजह से अभी 10 में से 4 लड़कियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रहा है। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये हार्मोनल चेंजेस है, जिसमें क्या होता है कि लड़कियों का वजन एकदम से बढ़ने लगता है, उसमें पिंपल का प्रमाण बढ़ने लगता है और उसकी जो मेंसेस साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। मतलब 1 महीने पे मेंसेस आने के बदले 1.5 महीने 2 महीने ऐसा मेंसेस उसका आना शुरू हो जाता है। और आप जो इस समय पे वेट गेन करते हो, जो एडिपोज टिश्यू अभी आपके बिल्डअप होते हैं उसको रिड्यूस करना रिवर्स करना बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और आपको दवाई का सहारा लेना पड़ता है। मतलब 10-12 साल की उम्र में अगर आपकी लड़की का एकदम से वजन बढ़ने लगा, मेंसेस इरेगुलर होने लगे, उसके बॉडी शेप में आपको ज्यादा अलगपन दिखता है, तो आपको गायनेक के पास जाके उसकी दवाई करवा देनी चाहिए। क्योंकि उसके शादी के बाद अगर आप ये दवाई टाइम से हो गई तो शादी के बाद उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना कम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जो सडन चेंजेस होते हैं। तीसरी चीज में एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम ये जो आपने पीसीओडी का बोला मैम, उसमें कुछ डाइट से भी रिलेटेड ऐसे कुछ मतलब प्रिकॉशंस हैं जो हम हाँ लोग ले सकते हैं पहले? श्योरली डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम, क्योंकि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है उसके 50% जीनेटिक है और 50% एनवायरमेंटल है। मतलब जो आप डाइट जंक फूड लेते हो उससे ज्यादा वो चर्बी का प्रमाण बढ़ता है और उससे और हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है। मतलब हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, आपकी डाइट इम्प्रॉपर है तो और आगे बढ़ेगा और हार्मोन बैलेंस बिगाड़ेगा। तो आपको सबसे पहले डाइट पे फोकस करना है, उसमें जितना हो सके उतना सादा रोटी सब्जी दाल चावल पे आप ठीक रहिए। जो घी तेल पाक शीरा लाडू है माखन है मलाई है ब्रेड की आइटम है उनसे दूर रहना चाहिए। फिर आपका बीएमआई जो आपका हाइट और वेट के हिसाब से जो आपके स्कोर रहता है जिसको बीएमआई स्कोर बोलते हैं, आइडियली वो 20 के 24 के बीच रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका वेट गेन हो गया तो बाद में उसको रिवर्स करने में बहुत दिक्कत होती है। तो डाइट में स्पेशली सलाद जो लो कैलोरी डाइट है, सलाद ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, जिसको हम हेल्थी डाइट बोलते हैं। जो पहले अपन ने नाना नानी लेते थे वो, तो पहली चीज डाइट हो गया। पर सिर्फ डाइट करने से वो डाइट डाइट से कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज थोड़ी तो आपको एटलीस्ट 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा डाइट आपको इंक्लूड एक्सरसाइज इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो ही पीसीओडी में फायदा होगा। तो डाइट का डेफिनेटली रोल है और हर लड़की के लिए डाइट का रोल है। और और एक मेरे हिसाब से और मैम एक चीज और इसी टॉपिक से रिलेटेड कि जैसे ये सपोज किसी को डायग्नोस हुआ पीसीओडी, तो मतलब उसके जो वर्स्ट इफेक्ट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे फीमेल्स में ये होता है और यंग एज से भी स्टार्ट हो जाता है। मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं 12-13 ईयर्स की लड़कियों को भी शायद हो जाता है। हाँ, आपने भी देखे ही इसका होंगे मैम। हाँ इसका जो ओरिजिन होता है वो 12-13 ईयर की एज पे ही होता है, जब अपनी लड़कियों का ग्रोथ स्पर्ट होता है। आइडियली क्या होता है कि जो ग्रोथ स्पर्ट होता है तब अपन 2 साल की ड्यूरेशन होती है, पर अगर उसके उसके बाद भी ग्रोथ आपका जो बढ़ना शुरू ही रहे वेट गेन होना शुरू ही रहे, तो उसको पीसीओडी में डायग्नोसिस होते हैं। पीसीओडी में जो मेन फीचर देता है वो वेट गेन होता है, आपका मेंसेस इरेगुलर होता है, मतलब 1 महीने पे आने की बदले 1.5 महीने आता है, 2 महीने पे आता है। आपका जो मेंसेस का अमाउंट है, मेंसेस का जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर वही अपन आगे चलने दे तो आपको शादी के बाद एक तो ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब स्त्रीबीज नहीं होता है, तो बच्चा रहने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज जो आगे होती है कि आपको भविष्य में 40 साल की उम्र के बाद थोड़े डायबिटीज होने के चांस हो सकते हैं, बीपी होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा हार्मोन चेंजेस की वजह से आपको मेल टाइप अर्सुटिज्म होता है, मतलब दाढ़ी पे बाल आना, अपर लिप पे बाल आना, आपके गालों पे एक्ने का प्रमाण हो जाना,
यहाँ पे ब्लैक ब्लैक तो आपके कलर का जो पिगमेंटेशन है, बैक ऑफ द नेक आपका पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। ऐसे कॉस्मेटिकली भी आपको इफेक्ट होती है पीसीओएस की वजह से। मैम एक केस ऐसा था कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको जैसे पीसीओडी डायग्नोस हुआ, एंड देन व्हाट हैपेंड इज उसको फिर बाद में कुछ उसका मतलब और फर्दर टेस्ट कराए, तो उसको कुछ ट्यूमर का वो निकला कि मतलब ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है। तो मतलब ये भी उससे हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं? हाँ, क्योंकि आपके जो पीसीओएस में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें एक चेंजेस होते हैं थायराइड और प्रोलैक्टिन रिलेटेड। उसकी जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि है, अगर प्रोलैक्टिन का लेवल करवाया और 100 से ज्यादा आया तो अपन को ब्रेन का एमआरआई करवाना पड़ता है, क्योंकि पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होती है, उसमें इसका सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है। इसलिए पीसीओएस में और उसका कनेक्शन है, क्योंकि ये हार्मोन रिलेटेड सारी गड़बड़ है, तो उसमें एमआरआई करने की जरूरत पड़ती है। और ये अगर 100 तक रहा तो उसको आप इजीली दवाई से कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत ज्यादा रहा तो अपन की उसको ब्रेन के रिलेटेड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। पर ये बहुत रेयर केस में होता है, जो आपने जो बोला वो। ओके मैम। और देखो, अभी एडोलेसेंट गट में मैंने जो दीजिए, तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर में दूसरी चीज आपने केगल एक्सरसाइज सीखना। केगल एक्सरसाइज क्या रहती है? जो पेल्विक मसल होते हैं उनकी एक्सरसाइज रहती है। अपन को 30 जब अपनी एक डिलीवरी हो जाए या 2 डिलीवरी हो जाए, उनके बाद पेल्विक मसल होते हैं वो बहुत लूज हो जाते हैं। उसी 35 ईयर के एज के बाद स्त्रियों में पेशाब छूट जाना, मतलब आप खांसी करते हो तो भी किसी को पेशाब छूट जाता है, किसी को टॉयलेट तक जाने तक से पहले पेशाब छूट जाते हैं, उनको अर्ज इनकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो उसका जो प्रिवेंशन है वो यंग एज में से ही शुरू होता है। तो 20 साल की उम्र की लड़कियों को थोड़ा सा केगल्स के एक्सरसाइज के बारे में जानना जरूरी है। ये क्या होता है कि आपके पेल्विक मसल की एक्सरसाइज होती है। आप बाहर से सब एक्सरसाइज करते हो, हैंड की एक्सरसाइज करते हो, एब्डोमेन की एक्सरसाइज करते हो, लेग की एक्सरसाइज करते हो, पर अपन के एब्डोमेन के जो कोर मसल है जिसके साथ यूट्रस अटैच हुआ रहता है, अगर आप वो एक्सरसाइज एडोलेशन से सीखना शुरू हो जाओगे तो आपको डिलीवरी के बाद ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते जो यूरिन रिलेटेड है। हेलो। दूसरी चीज जो अपन को करनी है एडोलेशन के लिए, ये उसकी वैक्सीनेशन आती है। जैसे अपन की हर वैक्सीन आई है पोलियो के लिए, मीजल्स के लिए, वैसे ही अपने स्त्रियों में गर्भाशय का मुख का कैंसर, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, उसकी संख्या भी बढ़ रही है। उसकी जो वैक्सीन आती है उसको सर्वरिक्स और गार्डासिस 2 टाइप की वैक्सीन आती है। गर्भाशय के मुख के कैंसर के लिए जो मेन वायरस जवाबदार है उसको एचपीवी वायरस बोलते हैं। तो लड़कियों को मैरिज हो उसके पहले और मेंसेस स्टार्ट होने के बाद ये वैक्सीन देनी चाहिए। ये वैक्सीन अपने नेशनल प्रोग्राम में इसलिए इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये वैक्सीन बहुत महंगी है। इसके 3 डोज आते हैं, जो आज दिया, एक 2 महीने के बाद, एक 6 महीने के बाद देने के रहते, 3 डोज आते हैं। तो स्त्रियों के लिए अगर अलग वैक्सीनेशन की बात करें तो गर्भाशय का मुख का कैंसर नहीं हो इसके लिए जो वैक्सीन आती है वो देने की अपन ने शुरुआत करनी चाहिए। ये वैक्सीन देने के वजह से गर्भाशय का मुख का कैंसर तो प्रिवेंट होता ही है, साथ में वहां पे जो एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से स्मॉल स्मॉल मॉल्स होते हैं, जो वार्ड्स होते हैं, उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एडोलेशन में 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करना है, केगल एक्सरसाइज, एक वैक्सीनेशन करना है, और लड़कियों के डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए। मैम, ऐसा कोई चांसेस मतलब कम करना हो सर्वाइकल कैंसर का, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि कम हो अगर चांसेस हो? हाँ, सर्वाइकल कैंसर के लिए तो फर्स्ट तो एक तो आप अगर एडोलेशन में है तो एक तो वैक्सीनेशन कर सकते हो फिलहाल इस समय से। दूसरा, वो क्यों होता है वो जान, उसके कारण जानोगे तो आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो एक तो सेफ सेक्स, मतलब जब भी सेक्स करे तो कॉन्डोम का यूज करना चाहिए, तो इन्फेक्शन के रेट बंद होते हैं। दूसरी चीज आती है कि सिंगल पार्टनर होना, मल्टीपल पार्टनर से उसके इन्फेक्शन के रेट ज्यादा होते हैं।
तीसरी चीज वहाँ की चीज का इन्फेक्शन, बहुत सारे लेडीज को वाइट डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं, वाइट डिस्चार्ज, हाउस स्वेलिंग डिस्चार्ज, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, फिर भी वो लोग दिखाने के नहीं लेके जाते हैं गायनेक के पास। अगर आप ऐसे ही इन्फेक्शन का कोई भी केस हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो टाइम से अगर गायनेक के पास गए तो उसका समय से इलाज करने से इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ता है और कैंसर के चांस आप रिड्यूस कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। और कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना है? क्योंकि मुझे लगता है मेरे को डिटेल में जाने की तो इसमें जरूरत नहीं है। नहीं मैम, आप डिटेल में बताइए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब हमारे मेंबर्स की मतलब मे बी फैमिली जो भी होंगे वो लोग भी है इसमें, तो यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो अपन 35 ईयर एज के लेडीज के बारे में बात करते हैं। अगर 35 ईयर एज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कौन से इन्वेस्टिगेशन रूटीनली करवाने चाहिए जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हुए भी पहले ही? तो आपको एक 35 ईयर की एज में मेमोग्राफी करवा देनी चाहिए। मेमोग्राफी मतलब एक स्तन का एक्सरे जैसी तपास होती है, जिसमें कोई भी कैंसर होता है तो उसको हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जो आप ब्रेस्ट के स्व तपास मतलब आपके खुद के तपास के द्वारा जान नहीं सकते, उसको बोलते हैं मेमोग्राफी। एक गायनेक के पास चेकअप करवा लेना चाहिए। आपको ब्रेस्ट में कोई भी स्वेलिंग नजर आए, बगल में स्वेलिंग नजर आए या नेक पे कोई भी स्वेलिंग नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज आती है सोनोग्राफी। एक पेट की और गायनेक पेल्विक ऑर्गन की सोनोग्राफी करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेडीज आते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं होता है, फिर भी कभी कभी ओवेरियन कैंसर निकलने के चांसेस रहते हैं, गर्भाशय के अंदर बड़ी बड़ी गांठें निकलती है, पर उनको कोई भी सिम्टम नहीं होता। अपने इंडियन कल्चर में जनरली ऐसा है कि जब तक अपने को कुछ होता नहीं है तब तक अपन किसी डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाते हैं। पर कुछ कुछ डिजीज अभी ऐसे है कि उसके सचोट अपन को कारण भी मिल गए हैं और आप उसको पहले से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो एक दूसरी चीज मैं बोलूंगी तो आपको सोनोग्राफी करवा देनी चाहिए एब्डो और पेल्विस की। तीसरी चीज होती है उसको हम पेप टेस्ट बोलते हैं, जो हर एक स्त्री को 35 ईयर के एज के बाद करवाना चाहिए। ये पेप टेस्ट क्या है? जो गर्भाशय मुख का कैंसर होता है उसमें जो सेल्यूलर चेंजेस होते हैं उसको अपन बहुत पहले से मतलब 5 साल पहले से जान सकते हैं। ये एक बहुत ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, 5 मिनट का टाइम लगता है और एक गायनेक ओपीडी में ही हो सकती है। तो हर एक स्त्री को 35 ईयर की एज के बाद रेगुलरली 1 ईयरली पेप टेस्ट करवाना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली तो कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज, अनएक्सपेक्टेड रोग आपको होगा ऐसी शक्यता बहुत कम हो जाती है जो गायनेक रिलेटेड। इसके अलावा आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ अगर इसमें ब्लीडिंग होता है कि फाउल स्मेलिंग है, यूरिन में बार बार आपको रिकरेंट यूटीआई, बार बार इन्फेक्शन हो ही रहा है, फिर आपको उसको नजरअंदाज कर देते तो ऐसा नहीं, बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो जरूर कोई चीज है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होता है, तो आप गायनेक के पास कंसल्ट करके उसका सॉल्यूशन करना, क्योंकि जो बार बार इन्फेक्शन होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे बड़ा प्रिकर्सर है। और इसके अलावा अपनी अपनी इंडियन कल्चर में ऐसा है कि सब स्त्रियां सब फैमिली के सब मेंबर का ध्यान रखती है, पर कभी खुद के लिए जो करना चाहिए वो कभी नहीं करती है। और हर चीज अपना ट्रेडिशन है कि जब जो जो खाना बचेगा वही खाती है। अगर वो खुद अकेली घर पे रही तो खुद के लिए कुछ नहीं बनाएगी, पर जो है वही खाएगी, वही ट्रेडिशन फिलहाल चल रहा है। तो उससे उभर के अपने लिए खुद के लिए कुछ करना, अपने लिए टाइम निकालना, स्पेशली एक्सरसाइज का टाइम निकालना, अपने डाइट पे फोकस करना, अपनी बॉडी पे फोकस करना, उसके लिए थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे मैं एक बात बोलती हूँ, हमारे हमारे जो गायनिक में जो जो हमारे रूटीन पेशेंट आते हैं उसके लिए बात करती हूँ कि हमारे एक पेशेंट ऐसा था कि जिसको बार बार ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो रही थी, बार बार हर बार होता था, दवाई ले लेते, ओपीडी प्रोसीजर पे मेडिकल में से जाके दवाई ले लेते थे। फिर उसने 3-4 बार यही कंटिन्यूअस होने के बाद वो दिखाने के लिए आई, हर बार वहां पे छोटी सी फुंसी होती थी, दवाई ले ली अच्छा हो गया, दवाई ले ली अच्छा हो गया। फिर जब ओपीडी में हमको बताने आई तब हमको पता चला कि वो उसने सिर्फ 1 महीने से जिम ज्वाइन किया होगा। जिम ज्वाइन करने के बाद वहां पे जो स्वेटिंग होती थी उसको बराबर साफ नहीं करते थे, तो रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन हो रहा था और उसके मन में इतना डर था
कि उसको बार बार वही लग रहा था कैंसर होगा इसलिए वो दिखाने नहीं आती। उसका सिंपल काउंसलिंग हमने किया कि सिर्फ आप इतनी चीजों का ध्यान रखो और उसका वो क्योर हो गया सब। मतलब कभी कभी बहुत सारी बार ऐसा होता है बहुत सिंपल चीजें निकलती है। वैसे ही जिसके जैसे बार बार वाइट डिस्चार्ज होता है, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, उसमें आपकी जो हाइजीन रिलेटेड स्मॉल स्मॉल मिस्टेक होती है उसके लिए उसकी वजह से भी वो बार बार होता है। तो आप अगर एक बार वहां पे आपको प्रॉब्लम है दिखाओगे, उसके कारण जानोगे, कहीं भी कोई भी रोग भी शरीर में आता है तो उसके कारण जानना कि क्यों हुआ, तो अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। होने के बाद तो दवाई लेते हैं पर दोबारा नहीं हो उसके लिए प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी आती है। मैम, ये मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट कैंसर को कैसे अफेक्ट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल? क्या मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट कैंसर को अफेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के थ्रू ऐसा कुछ? नहीं करता है? देखो जो ये जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ना वो भी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ब्रेस्ट में अपन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फेट टिश्यू और दूसरा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, इट इज ड्यू टू एस्ट्रोजन। क्या ब्रेस्ट का बढ़ावा बढ़ता है, उसकी ग्लैंडुलर की हाइपरट्रॉफी होती है, वैसे चेंजेस होते हैं। डिलीवरी हो जाए उसके बाद आप स्तनपान करवाते हो तो जो भी ब्रेस्ट के चेंजेस है इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल रिलेटेड। अभी क्या होता है उसके जेनेटिक फैक्टर भी है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा 1 और ब्रेस्ट कार्सिनोमा 2। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको 50% चांस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। दूसरी चीज जो होती है, जो स्त्रियां स्तनपान नहीं करवाती फिलहाल, जो बच्चे हो जाने के बाद स्तनपान अगर करवाते हो तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। आप ओसी पिल्स जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, जो बच्चा बर्थ स्पेसिंग पिल्स भी बोलते हैं, अगर उसका लगातार 5 साल तक यूज किया जाए तो भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए जो ब्रेस्ट कैंसर होता है श्योरली हार्मोन रिलेटेड है। ओके मैम, थैंक यू। अभी 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 करंट सिनेरियो की बात करते हैं। अभी करंट सिनेरियो की बात करें, अभी जब कोरोना का ये पेंडेमिक हुआ, जब कोरोना का पेंडेमिक हुआ तब लोगों ने क्या किया, कोरोना में दो चीज काम करती है, एक तो कोरोना का वायरस है और दूसरी जो चीज है अपन जो अपने शरीर में उसके सामने लगती है उसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति। अभी जब कोरोना का एपिडेमिक हुआ, पेंडेमिक हुआ, तब लोगों को इसके लिए बहुत जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे काम करती है, कि अपन उसको नेचुरली बता सके। आपने भी बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे कि जिसमें विटामिन सी देते हैं, जिंक देते हैं, आर्सेनिक देते हैं। आप गर्म पानी पीना शुरू करो, दूध में हल्दी डाल के पीना शुरू करो तो आपकी इम्यूनिटी सडनली बढ़ जाएगी। पर ऐसा कोई भी चीज सडनली बढ़ाना ऐसा ऐसा होता नहीं है। रोग प्रतिकारक जो शक्ति है वो कोई भी शॉर्ट टाइम में बढ़ती नहीं है। वो आप हर रोज की कौन सी चीज है, आप हर रोज कैसा खाते हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, उसका वो प्लस है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा है कि 10 दिन हमने एक्सरसाइज कर ली, 10 दिन अपन ने खाने पीने में ध्यान रहा, 10 दिन 12 दिन बाहर का नहीं खाया, अपन ने गर्म पानी पिया या दूध पिया तो इम्यूनिटी बढ़ गई। तो ऐसे इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रही तो ही वो इम्यूनिटी आपको काम लगती है। हेल्दी लाइफस्टाइल का फर्स्ट स्टेप आपका डाइट से ही शुरू होता है। अगर आप डाइट में रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो और ड्राई फ्रूट दूध और उसकी बनावट जैसे अपने दादा नाना नानी खाते हैं अगर वैसा लेते हो तो आपको जो डब्बी में विटामिन सी आर्सेनिक जिंक ऐसी डब्बियां में जो गोली देते हैं वो कोई भी लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में लोगों ने गोलियां दी और लोगों ने पी भी ली और वो ऐसा मानने लगे कि उससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। पर ऐसा नहीं होता है। अपनी जो इंडियन डाइट है वो सबसे बेस्ट डाइट है। उसमें सारे विटामिन अगर आप बैलेंस में खाओ तो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इनफ आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप डे टू डे लाइफ में आपके डाइट पे फोकस कीजिए। कोई भी चीज जो जो डब्बी में आती है जो पैकेट में आती है वो लेने की जरूरत नहीं रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम में भी एक कोष आते हैं, सारे सेल आते हैं, उसका समूह रहता है। तो जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो हर एक कोष को ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है,
वैसे ही आपकी इम्यूनिटी कोश को भी अगर एक्सरसाइज करोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप जो डब्बी लेते हैं उससे ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तीसरी चीज जो होती है अच्छी आदतें। कैसी अच्छी आदतें? अगर आप बाहर से घर पे आए तो सबसे पहले आपको हाथ पैर मुंह धोना। आप टॉयलेट पेशाब के जाते हो उसके बाद आपको हाथ अच्छे से साफ करना, साबुन से साफ करना। खाने से पहले, खाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, पर कभी कभी बड़े बड़े लोग भी वो चीजें नहीं करते। मतलब रूटीनली अगर आपकी अच्छी आदतें रही है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और चौथी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी स्लीप। अगर आप एक दिन सिर्फ आपकी स्लीप नहीं हो तो दूसरे दिन देखो कि आपका एनर्जी लेवल कितना कम हो जाता है। तो आपकी 6 से 8 घंटे की स्लीप अच्छी होना वो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से काम करता है। फिर अपन शॉर्टकट लगा देते हैं कि शॉर्टकट में अपन ने दूध पी लिया या ये डब्बी या खा ली और अपनी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो इम्यूनिटी का कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले तो अपनी डे टू डे लाइफ का वो सम है। Any question? अपना जो बॉडी है ना वो सबसे बड़ा अपना गहना है, मैं ये मानती हूँ। हर औरत के लिए खुद का बॉडी सबसे बड़ा गहना है। तो अपन ने अपने बॉडी के स्वास्थ्य के लिए जो भी रूटीनली करना चाहिए वो अपन को एक तो उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो थोड़ी जो फीमेल रिलेटेड इश्यू है उसमें एक तो ब्रेस्ट का और ये सर्वाइकल कैंसर का, वही दो मेन इश्यू अपने भारत देश में उसके सबसे ज्यादा कैंसर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए एक तो अवेयरनेस हो जाए और कोई भी चीज का आपको प्रॉब्लम होता है तो टाइम पे उसका टेस्ट हो जाए, सारवार हो जाए तो 100% ब्रेस्ट कैंसर में भी सारवार अभी उपलब्ध है। अच्छा, एक लड़के ने सवाल पूछा है कि 6 से 8 घंटे से ज्यादा नींद आए तो क्या करें? देखो, वो मैंने जो आपको बोला है वो जनरल 80% के लिए है। 10% वेरिएशन सब में होता है, किसी को बहुत ज्यादा भी आती है, किसी को बहुत कम ही आती है। आपको आपके हिसाब से देखना है कि आपकी क्या पैटर्न है। अगर 8 घंटे से भी ज्यादा नींद आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर आप 24 में से 20 घंटे सोए रहो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। उसका भी ड्यूरेशन वही 8 से 12 घंटे, इट्स ओके। दूसरा जो स्त्रियों में दो पड़ाव आते हैं। एक तो मैरिज के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने यहाँ पे जो स्त्रियां होती है वो बच्चों और फैमिली में ज्यादा टाइम देती है और देना भी चाहिए, पर उस टाइम पे वो अपना जो बॉडी का है बहुत ज्यादा ख्याल रखना चूक जाती है। जैसे मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पे स्तनपान करवाते हुए जो औरतें हैं जिसको जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं बच्चों को, उनको आयरन कैल्शियम देना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे अगर कैल्शियम नहीं लेते तो 35 ईयर के एज के बाद 80% स्त्रियों को बैकएक का प्रॉब्लम होता है। जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहते हो तो 1500 मिलीग्राम कैल्शियम हर दिन पे आपका चला जाता है। तो हम हर एक स्त्री को आयरन कैल्शियम की टैबलेट एडवाइस करते हैं। पर अपने इंडियन सिनेरियो में ऐसा है कि नहीं, टैबलेट लिखी है, मैं टैबलेट नहीं लूंगी, मैं दूध पी के चला लूंगी या दूध से मुझे इतना कैल्शियम मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में 1500 मिलीग्राम कैल्शियम आपका लॉस हो जाता है। अगर एक बार बोन में से आपका कैल्शियम लॉस हो गया उसके बाद उसको रिपोजिट करना वापस पॉसिबल नहीं है। तो हर एक स्त्री जो बच्चे को स्तनपान करवाती है उनको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट 6 महीने तक लेनी चाहिए, ताकि उसके जो कमर की हड्डियां है उसमें से ज्यादा कैल्शियम का लॉस नहीं हो। वो आपकी डायरेक्ट एडवाइस करते हैं, पर मेरी जो ओपिनियन में आती है, मैंने बहुत सारी बार गौर किया कि वो औरतें करती नहीं है। दूसरा जो पोस्टमार्टम हम एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। आपके प्रेगनेंसी में सारे जो मसल हो जाते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ऐसा ऐसा इसलिए आपका बॉडी चेंजेस होते हैं। तो आपको पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के बाद थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए 6 हफ्तों के बाद। मतलब आप मसल स्ट्रेंथ भी हो जाए और जो यूरिनरी के जो पेशाब के रिलेटेड ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन, उसके मसल लूज नहीं होते तो आपको यूरिन में प्रॉब्लम भी नहीं होते।
मैम चैट में हमारे मेंबर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आप एक बार देख लीजिए। ओके। एक लेडीज का क्वेश्चन है अबाउट मेनोपॉज। यस मैम। तो मेनोपॉज क्या है? पहले तो मेनोपॉज में क्या होता है कि आपके जो हार्मोन होते हैं वो बेसिक लेवल पे वापस जाते हैं। मतलब आपको जो मेंसेस आता है उसमें इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है। मतलब जो मेंसेस 1 महीने पे आता था वो 1.5 महीने, 2 महीने पे, ऐसा करके 4 महीने, 6 महीने पे, अगर वो पूरे 1 साल तक आपको मेंसेस नहीं आता है तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अपने शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो शरीर के हर एक अवयव के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो मेनोपॉज में सबसे बड़ी जो चीज आती है वो आपको मूड चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। मतलब छोटी छोटी बात पे इरिटेबल हो जाना, आपको आपको थोड़ी देर में गर्मी लगना, पसीना छूट जाना, और थोड़ी देर में आपको अच्छा लगना। फिर आपके बोन जो होते हैं उसमें बोन में से हड्डियां, बोन की हड्डियों में से कैल्शियम कम हो जाता है तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिन में प्रॉब्लम होता है, यूरिन बार बार जाना होता है, बार बार जाने की जरूरत पड़ती है। वजाइना की जो स्किन होती है वो एट्रोफी हो जाती है, मतलब रिलेशन रखने में आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं कि 40 इयर्स की एज के बाद आपको शुरू कर लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहले जो चीज, हेलो, यस मैम, वन यस बाय मैम वन। बोलिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है, वन बाय वन आप कंटिन्यू कर सकते हैं सब क्वेश्चंस पे। ओके। फिर तो 40 इयर्स ऑफ एज पे आपको जब मेनोपॉज के ऐसे सिम्टम दिखने लगे, अगर वो आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं बहुत ज्यादा, तो उसकी कुछ टेबलेट्स आती है जो गायने के पास जाके लेनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम छोटे छोटे हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में इरिटेबल नहीं कर रहे, तो मैं जो बोलती हूँ वो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि मेनोपॉज में जो आपकी स्किन होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आप उसको मॉइस्चर, कोई भी ऑयल या क्रीम पूरे बदन पे एक तो लगाने की आदत करनी चाहिए। दूसरी मेजर चेंजेस जो होते हैं कि अपने बोन में से कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी सुबह और शाम 1 गिलास दूध पीना चाहिए। तीसरी चीज होती है हरी सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है डाइजेशन जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब अगर अपन वही डाइट पे स्टिक रहे तो अपना वेट गेन शुरू हो जाता है। एक तो आप डाइट में चेंजेस करने चाहिए, एकदम इजीली डाइजेस्टिबल चीजें हो ऐसी इंक्लूड करें, हरी सब्जियां ज्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। तीसरी चीज है, अगर आपको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या रिलेशन रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके क्रीम्स आते हैं, जो क्रीम लगाने से आपको यूरिन में ज्यादा रिलीफ हो सकता है। तो अब आपके जो हेयर होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं, हेयर थिन होना शुरू हो जाते हैं, हेयर ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज होती है ड्राई आई हो जाती है, आपको आंखों में ऐसा लगता है कि ड्राइनेस आ रही है, तो उसके ड्रॉप्स आते हैं और ड्रॉप्स लेने चाहिए। मतलब डाइट में आप ज्यादा मिल्क और हरी सब्जियां को इंक्लूड करें। थोड़ा एक्सरसाइज और योगा या मेडिटेशन करने से भी आप जो इरिटेबल माइंड है उसको रिलीव कर सकते हैं। आपको क्रीम लगाने की आदत शुरू करनी चाहिए। ये उम्र पे आपको मेमोग्राफी करवा देनी चाहिए, पेप टेस्ट करवा देना चाहिए। ऐसी कुछ ये सब चीजें आप कर सकते हैं। मैम ये सब चीजें मतलब हम स्टार्ट होने के टाइम पे करें या स्टार्ट होने से पहले भी हमें कुछ प्रिकॉशंस, जैसे कुछ एक एज है उससे? पेरी मेनोपॉज के टाइम पे करना चाहिए। देखो अपने इंडिया में जो मेनोपॉज आता है एवरेजली 50 या 53 ईयर की एज पे आता है, और उसके जो चेंजेस होते हैं वो पहले ही शुरू हो जाते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? मेंसेस रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, मूड रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वो चेंजेस हो रहे हैं तो आपको शुरू करनी चाहिए। अब मेनोपॉज जो होता है 50 to 52 अराउंड होता है, पर हर एक स्त्री में 50 पे हो जाए ऐसा नहीं है। किसी को 40 पे भी शुरू हो सकता है, किसी को 55 पे भी शुरू हो जाता है। पर एट द एज ऑफ 40 आपने ये सब प्रिकॉशन लेने शुरू कर देने चाहिए। ओके मैम। मैम चैट में और भी क्वेश्चंस हैं। एक में ये पूछा है, इज इरेगुलर पीरियड्स अ कंसर्न? या सॉरी, जो आपके इरेगुलर पीरियड्स है वो आपको क्या बताते हैं? इरेगुलर पीरियड आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप में हार्मोन चेंजेस है। अभी जो
अभी के सिनेरियो में 10 में से 4 लड़कियों को पीसीओएस हो रहा है, जो अपन ने बात की, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मतलब आप अगर मेंसेस की शुरुआत हुई आपको 10वें साल पे या 11वें साल पे, तो 3 साल तक आपके मेंसेस इरेगुलर हो तो वो नॉर्मल चीज है। पर 3 साल के बाद, क्योंकि अपनी जो मेंसेस साइकिल की जो लिंक है, अपनी मेंसेस साइकिल की जो एक्सिस है, उसको डेवलप होने में 3 साल लगते हैं। पर 3 साल के बाद भी आपके मासिक इरेगुलर रहे तो आपको श्योरली दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हार्मोन चेंजेस आपको दिखा रहे, या तो हार्मोन में ओवरी लेवल पे प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपके जहां से ब्रेन के जिस जगह से हार्मोन बन के आते हैं वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, या तो जो आपके ऑर्गन है वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर कोई भी लड़की को 16 ईयर एज तक मेंसेस नहीं आता है तो उसको दिखाना। आपकी मेंसेस साइकिल अगर 7 दिन पहले आती है, 7 दिन बाद में आती है, तो उसको हम नॉर्मल डेफिनेशन में गिनते हैं। पर 1.5 महीने से भी ऊपर बार बार, ये अगर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार चली जाती है, तो आपको हार्मोन प्रॉब्लम हो सकती है और मोस्ट कॉमन पीसीओ भी हो सकता है। उसके अलावा भी दूसरी कंडीशन होती है जो बहुत रेयर होती है। फिर मैम एक क्वेश्चन है कि पोस्टपार्टम बॉडी फैट कैसे रोके? पोस्टपार्टम बॉडी फैट, पोस्टपार्टम बॉडी फैट, एक तो पहले तो उसकी शुरुआत प्रेगनेंसी से ही हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी आपको पता है कि आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से सफर कर रहे हो, तो आपको प्रेगनेंसी में भी लो फैट डाइट पे स्टिक रहना चाहिए। हरी सब्जियां और हरी सब्जियां ज्यादा लेनी चाहिए, जंक फूड कम लेना चाहिए। और पोस्टपार्टम सबसे बड़ी चीज आपको फैट रिड्यूस करने के लिए है ब्रेस्ट फीडिंग। अपने यहाँ पे ऐसा हो गया है कि 50% से कम लेडीज अभी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। सबसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा, अगर आपने 6 महीने तक लगातार एक्सक्लूसिव बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो सबसे बड़ा फैट बर्न का काम ब्रेस्ट फीडिंग करता है। दूसरी चीज डाइट, अपने यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद घी, तेल, पाक, शीरा, लाडू, माखन, मलाई और बहुत ज्यादा देने की ट्रेडिशन है। पहले के जमाने में क्या होता था कि वो सब ऐसी डाइट लेते थे और खेत में काम करने के लिए जाते थे, डिलीवरी के तुरंत बाद भी, डिलीवरी के 7 दिन के बाद भी जाते, तो उनकी वो जो फैट है वो बंद हो जाती थी। अपन ने ये ट्रेडिशन कंटिन्यू किया खाने में घी, तेल, पाक, शीरा, लाडू। पर अभी अपन के वहां पे जब डिलीवरी होती है तो लेडीज को 1 महीने तक बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। उसकी वजह से अपने वहां पे चर्बी का प्रमाण ज्यादा बढ़ता है पोस्टपार्टम। एक तो आपको डाइट में जो सिंपल डाइट है वही डाइट पे फॉलो करना चाहिए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। आप 4 के बदले उसको 6 टाइम लो, 8 टाइम लो, पर जो फैटी चीज है उसका प्रमाण रिड्यूस करो। दूसरी जो चीज है, बच्चे को स्तनपान करवाना सबसे बड़ा फैट बर्न है। और तीसरी चीज है एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी के दरमियान जो भी मसल आपके लूज हो गए हैं उसको आप टाइट कर सकते हो तो पोस्टपार्टम में ही कर सकते हो। 24 घंटे में एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा आप आपके लिए निकालोगे तो आपका जो बॉडी का शेप है वो आप पहले जैसा कर सकते हैं। पर कुछ लोग 6 महीने के बाद एक्सरसाइज करेंगे ऐसा सोचते हैं, तो 6 महीने के बाद आपके जो स्नायु है वो फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज और ब्रेस्ट फीडिंग, 3 चीजें आप श्योरली आपको हेल्प कर सकती हेलो मैडम, है। हाँ, बिफोर प्रेगनेंसी पीसीओडी हो और आफ्टर प्रेगनेंसी उसके चांसेस है या नहीं है, और क्या केयर करनी चाहिए? देखो, एक बार आपको पीसीओडी हुआ तो आपकी तासीर है। आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के बाद वो क्योर हो जाएगा या प्रेगनेंसी क्योर करेगी, ऐसा नहीं है। आप मान लो कि कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपन ने फिट किया है तो वो वैसे ही काम करता है। वैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ओवरी आपको एक बार हुआ तो पहली चीज वो जाती नहीं है। आपको जो केयर कर सकते हो राइट फ्रॉम द एडोलेशन, एक तो आप आपका वेट कंट्रोल रखो। सबसे बड़ी चीज जो आप अपने आप कर सकते हो वो वेट कंट्रोल। और वेट कंट्रोल के लिए 2 ही चीज काम करती है, एक तो आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। आपको प्रेगनेंसी रहेगी तो पोस्टपार्टम भी आप ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा वेट गेन आपका नहीं हो जाए। दूसरी चीज, अगर आपकी साइकिल 1.5 या 2 महीने से ज्यादा ऊपर चल रही है तो आप उसको मेडिकेशन लेके भी कंट्रोल में रखो, क्योंकि जितनी साइकिल इरेगुलर होगी उतना पीसीओ आपका बढ़ता जाएगा और उसके रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस भी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि 12-13 के, मान लो कि 14 साल की उम्र में किसी लड़की को मेंसेस शुरू हुआ, तब अगर उसने ट्रीटमेंट नहीं ली, कुछ भी नहीं किया, तो 20 की उम्र
पे आते आते उसका वेट गेन बहुत बढ़ जाएगा, मेंसेस इरेगुलर हो जाएगा और कभी कभी दवाई लेने से भी बाद में मेंसेस नहीं आता है। तो आपके पार्ट में आप एक तो बॉडी मतलब आप वेट बराबर कंट्रोल में रख सकते हो पहली चीज, और दूसरा आपका गायनेक आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप सूटिज्म है, एक्ने है तो उसके रिलेटेड दवाई है, मेंसेस रेगुलर करने की दवाई है। अगर आपका इंसुलिन प्रोफाइल एबनॉर्मल है, वो एक जिसमें सबसे बड़ा पीसीओडी में जो सबसे बड़ी चेंजेस होती है वो इंसुलिन प्रोफाइल में होती है, तो उसके रिलेटेड भी आप दवाई शुरू कर सकते हैं। 50% इसमें जो 50% इलाज है, 50% जो सारवार है ना, वो वेट रिडक्शन ही है, और वो डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हैं। मैम चैट में क्वेश्चंस हैं तो वो आप देख लीजिए ना एक बार। मेरे में क्वेश्चन आ नहीं रहे, आप चैट में देखिए ना मैम, काफी सारे हैं। नहीं देख रहा मैम? कहाँ से ओके ठीक है, या चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की ने पूछा हुआ है, 24 ईयर की उसकी एक फ्रेंड है और उसे 6 मंथ तक नहीं आया मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स नहीं आया, तो वो की रीजन क्या हो सकता है उस चीज में? 24 ईयर मैरिड गर्ल है, अनमेरिड गर्ल है? अब ऐसा कुछ तो नहीं है मैम। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है, अगर 24 ईयर मैरिड गर्ल है, 6 मंथ में मेंसेस नहीं आया, तो सबसे पहले अपन उसको प्रेगनेंसी का सोच सकते हैं, और अनमेरिड गर्ल है वो, ओके तो 95% चांसेस है कि शी सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो सबसे ओके पहले वो सोचना है। दूसरी चीज, उसके जो पहले मेंसेस शुरू हुआ वो कौन सी एज पे शुरू हुआ और उसकी पैटर्न कौन सी थी, वो उसके हिसाब से भी अपन उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि और कौन सी चीज हो सकती है। ओके एक लड़की ने पूछा है कि जब मेंसेस होता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो यस आपको मैम। जो मेंसेस में 100 में से 80% लड़कियों को पेन होता है। अगर वो बहुत कम है, आपको डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं करता है तो कुछ भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। पर जो घरेलू उपचार है, कौन से उपचार है, एक तो आप जब टाइम में होते हो तो ज्यादा पानी पीने का, आपको नींद बराबर लेनी चाहिए। आप एब्डोमेन पे गर्म पानी का शेक कर सकते हैं, उससे रिलीफ हो सकता है। उसके कुछ सिंपल योगासन आता है, सिंपल एक्सरसाइज आती है, और एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उसमें आपको पेन रिलीफ में राहत हो सकती है। अगर फिर भी अगर रिलीव नहीं होता है तो सिंपल अभी ओवर द काउंटर सबको ये दवाई का नाम पता है जो मेप्टास पास है, वो आपको लेनी चाहिए। और अगर आपको मेंसेस के टाइम हर बार ऐसा होता है कि अनबियरेबल पेन होता है, मतलब आप सोते ही रहते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, 100 में से 5 लड़कियां हमारे पास ऐसी आती है कि जो टाइम पे मेंसेस आता है वो टाइम पे वो सिर्फ सोती रहती है, कुछ भी नहीं कर पाती है। तो उसके लिए जो हम दवाई सजेस्ट करते हैं उसमें उसको पहले से बोलते हैं कि आपको जब पता चल जाता है कि मेंसेस आने वाला है, बहुत सारी लड़कियों को पहले से डेट के हिसाब से पता चलता है या हाथ पैर खींचने लगते हैं उससे पता चल जाए, तो आपको पेन किलर पेन शुरू होने से पहले लेनी चाहिए। तो क्या होता है, जो पेन की साइकिल शुरू हो जाती है, एक बार अगर ये पेन की साइकिल शुरू हो गई तो आपको 50% ही राहत मिलती है, पर पेन शुरू करने से पहले ही उसको रोक दिया तो आपको 80% राहत हो सकती है पेन में। अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो अपन की ट्रेन शुरू होती है, अगर ट्रेन शुरू हो थोड़ी थोड़ी उसकी रफ्तार पकड़ी हो तभी अगर आप चेन खींचोगे तो वो ट्रेन जल्दी रुकती है, पर उसने अगर रफ्तार पकड़ ली हो तो आपको ट्रेन की चेन खींचोगे तो भी टाइम लगता है ट्रेन रुकने में। ऐसे ही अगर आपको पेन शुरू होने से पहले ही आपने पेन किलर ले ली तो एक तो दवाई के डोज भी कम हो जाता है, और वो आपको पेन 80% तक रिलीफ हो जाता है। मैम एक मेंबर ने पूछा है मैक्सिमम एज फॉर कंसीविंग नेचुरली। हाँ,
नेचुरली जो कंसीविंग एज है 20 to 30 एज इज द बेस्ट एज फॉर द नेचुरली कंसीविंग। आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज अपने जो ओवरी में एग बनते हैं उसका नंबर कम होना शुरू हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी इन द सेंस के उसका फर्टिलाइजेशन होती है, वो के बच्चा पैदा करने की क्षमता, वो भी अपनी उम्र के साथ कम होने लगते हैं। 20 to 30 इज द बेस्ट एज फॉर द कंसीविंग। और 35 ईयर के एज के बाद अपनी एग की क्वांटिटी इतनी कम हो जाती है और क्वालिटी कम हो जाती है कि बाद में प्रेगनेंसी नेचुरली रहने के चांस बहुत कम हो जाता है। अच्छा, एक लड़की ने Okay, पूछा है पेन होता है तो कौन सी टेबलेट लेनी चाहिए मेंस्ट्रुअल पेन में। उसका एक सिंपल नेम है मेप्टास्पास करके आती है, ओवर द काउंटर ड्रग मिलती है। दूसरी चीज आती है नेप्रोक्सेन, जिनको मेप्टास्पास से रिलीव नहीं होता है उसको नेप्रोक्सेन 250 मिलीग्राम की लेनी चाहिए। पर आप ये डोज सबको लागू नहीं कर सकते, सबका वेट अलग अलग होता है, तो आपको एटलीस्ट डॉक्टर से सलाह लेके कौन सा डोज आपको सूट करता है उस हिसाब से लेनी चाहिए। okay, मैम। एक ने पूछा है समटाइम दैट स्मेल इज कमिंग फ्रॉम वेजाइना, हाउ टू टेक केयर फॉर दैट, उसके लिए क्या करना चाहिए? कम टाइम क्या? बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम वेजाइना। ओके, देखो अपने यहाँ पे है ना 100 में से 33 या 40% लोगों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। सबसे जो बेड स्मेल आती है नीचे से, उसका सबसे बड़ा कारण होते है कि जो हेयर होते हैं उसपे सब डर्टी एक कचरा होने की वजह से आते हैं। कौन सा? मेंसिस रिलेटेड या स्टूल रिलेटेड या यूरिन रिलेटेड। जो मेंसिस रिलेटेड हाइजीन है जिसमें अभी वाइट डिस्चार्ज के केस ज्यादा बढ़ रही है, उसमें जो कारण है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये जो वेस्टर्न टॉयलेट आई है उसमें क्या होता है, जब टॉयलेट करने के बाद पिचकारी की वजह से जो आपका स्टूल है वो वजाइना और यूरिन में ज्यादा हो जाता है, इसलिए यूरिनरी इन्फेक्शन और वाइट डिस्चार्ज के चांस बढ़ रहे हैं। तो यूरिनेशन और आफ्टर रिलेशन और टॉयलेट जाने के बाद उस जगह को आइडियली यूरिन से टॉयलेट के बाजू एक ही बाजू में क्लीन करना चाहिए, पानी से क्लीन करना चाहिए और ड्राई करना चाहिए। अगर वो गिल्ला गिल्ला रहा तो वहां से फंगल इन्फेक्शन लगता है। कोई भी इन्फेक्शन लगने की वजह से वहां से एक तो बैड स्मेल आती है, पहली चीज। जैसे अपने आंखों में कचरा गया तो आंख में से पानी आता है, अगर नाक में इन्फेक्शन लगा तो पानी आता है। वैसे ही उस जगह पे इन्फेक्शन लगने से सबसे पहला जो साइन है वो आपका वाइट डिस्चार्ज, दूसरा जो साइन है वो आपको बैड स्मेल, और तीसरा जो आपको जो साइन है वो है आपका ईचिंग। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज है, इचिंग है, बैड स्मेल है, उसका मतलब वहां पे इन्फेक्शन लगा हुआ है। हम हर स्त्री को बताते हैं कि वहां पे जो बालों का शेविंग है वो हमेशा मेंसेस खत्म होने के बाद करना चाहिए, क्योंकि आपके जो बाल है वो आपके पेड़ और स्किन उसके बीच में एक लेयर बनाता है। तो जो आपके जो विस्पर डालते हैं उससे डायरेक्ट उसका फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, वरना क्या होते हैं छोटे छोटे स्मॉल इरोजन हो जाते हैं, वहां पे पेशाब लगता है, टॉयलेट लगता है और इन्फेक्शन के चांस बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज आपको जो शेविंग करना है और आपका मेंसेस खत्म होने के बाद करना है। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंसेस के टाइम पे ज्यादा बाल है और उसमें मेंसेस अटक रहा है तो आप उसको बाल को ट्रिम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो गलती करते हैं, जो आपके पेड़ यूज करते हो, पेड़ को 6-6 घंटे पे बदल देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गिल्लापन रहा तो वहां पे कहीं से भी फंगल इन्फेक्शन आ जाता है और वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से चेप लगता है। आप घर में भी देखो, अगर आपने शूज 1 महीने तक कपबोर्ड में से नहीं निकाले तो व्हाइट व्हाइट जो चीज लगती है उसको फंगल बोलते हैं। आपकी अचार की डब्बी में भी आप नहीं खोलोगे 6 महीने तो जो फंगल आ जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन लगता है तो आपको इचिंग होता है और वो गिल्ला रहने की वजह से निकलता है। तीसरी चीज जो लोग करते हैं, अभी एडवर्टाइजमेंट देख के कि वी वॉश यूज करते हैं, बहुत सारी अनमेरिड गर्ल्स वी वॉश यूज करती है, वो भी वो ऐसा करती है कि अपने उंगली से वजाइना को क्लीन करते हैं, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने कुदरत ने नेचुरली अपना वजाइना की सिस्टम ऐसी है कि वो अपना एसिड और अल्कलाइन पीएच वो नेचुरली बैलेंस करती है। पहले के जमाने की कोई भी स्त्री कुछ भी यूज नहीं करती थी, ऐसा वी वॉश भी कभी यूज नहीं करती थी, पर उस जमाने में इतने ज्यादा वाइट डिस्चार्ज नहीं आते थे जितना अभी बढ़ रहे हैं। तो अनमेरिड गर्ल के लिए साबु और पानी बेस्ट है। कोई भी वाटर जेट वी वॉश या तो पेन जिसमें से एक्स्ट्रा स्मेल आती हो, सुगंधीदार पेन, ऐसा नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो सुगंध के लिए इसमें केमिकल डालते हैं। तो सिंपल विस्पर यूज करना चाहिए, 6-6 घंटे पे बदल देना चाहिए। शेविंग
आपको मासिक खत्म होने के बाद करना चाहिए। आपके जो पैंटी है वो कॉटन के यूज करने चाहिए, बराबर हवा की अवर जवर हो सके, पानी को सोच सके, और किनारी पे डिजाइन नहीं हो ऐसे पसंद करने चाहिए, और वो पार्ट को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो कॉन्स्टिपेशन, जो कब्जियत बोलते हैं, जिन लेडीज को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है, कब्जियत की, उनको ऐसे वाइट डिस्चार्ज और इन्फेक्शन के रेट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां से इन्फेक्शन, स्त्रियों में पेशाब, मासिक, टॉयलेट की जगह एकदम नजदीक नजदीक रहते हैं, तो इन्फेक्शन लगने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो टॉयलेट बराबर हो हर रोज, उसका ध्यान रखना चाहिए। ओके मैम। मैम एक में पूछा हुआ है, हाउ टू स्टेबल B12। हाउ टू स्टेबल मीट। मैंने जो पहले ही बात की थी, अपने इंडिया में एनीमिया का प्रमाण सबसे ज्यादा है। एक तो क्या होता है, एडोलेसेंट हेल्थ में अपन जो खाते हैं वो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है। अपन जो शाकाहारी खुराक लेते हैं उसमें से जो आयरन मिलता है वो अपने इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब बहुत कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर महीने मेंसिस आता है, मेंसिस में 70 ml ब्लड लॉस हो जाता है, इसलिए अपना हीमोग्लोबिन कम होता है। तो अपन को क्या करने का, वैसी चीज लेने की जिससे अपना हीमोग्लोबिन बढ़े। तो गुड़, खजूर, बीट, अंजीर, पालक का जूस, ये चीज ऐसी है शाकाहारी खुराक में से जिससे अपना हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जो नॉन वेज खाते हैं उनको बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि मांस मच्छी में से मिलता है। तीसरी चीज आपको एक कर सकती हो, अगर आपको मेंसेस ज्यादा जाता है, 7 दिन से ज्यादा मेंसेस रहता है, तो आपने डॉक्टर को दिखाना कि उसका कारण क्या है। गर्भाशय में फाइब्रोइड हो सकता है, या दूसरे कोई चीज की वजह से अगर मेंसेस ज्यादा आ जाता है तो आपका ब्लड लॉस माइनस में जाता है, इसलिए आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। और रेगुलर लड़कियों को भी हीमोग्लोबिन की मिनिमम टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो 10 के नीचे रही तो उसको आयरन की टेबलेट देनी चाहिए। आयरन की टेबलेट में जो आयरन आता है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, अगर नहीं बढ़ा ये सब चीजों से तो। मैम, ये 7 डेज से ज्यादा आने का क्या रीजन हो सकता है? ये 7 डेज में ज्यादा आने का रीजन में ऐसा होता है कि एक तो हार्मोन चेंजेस होते हैं, थायराइड की गड़बड़ की वजह से ज्यादा आ सकता है। दूसरी चीज, आपका जो गर्भाशय है उसके अंदर गर्भाशय में छोटी छोटी गांठें जिसको फाइब्रोइड बोलते हैं वो हो सकता है। गर्भाशय की दीवार सूज गई हो जिसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं वो हो सकता है। गर्भाशय के अंदर की चामड़ी होती है उसका हाइपरप्लाजिया होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो चामड़ी अपने आप ज्यादा ही बनने लगती है, तो उसमें कोई चेंजेस की वजह से आपको ये जो मेंसेस होता है वो ज्यादा आता है। मैम देखिए, ऊपर 5 लिखा होगा, सर्कल में 5 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? 43। 43 के साथ हाँ। में 5 लिखा होगा। हाँ नहीं, मतलब मुझे चैट तो दिख रही 43 में, उस पर क्लिक किया तो। हाँ, चैट दिख रही है ना मैम आपको? हाँ हाँ। वहां देयर पे इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ इचिंग इन द वजाइना एरिया, दैट इज बिकॉज ऑफ। एक लड़की ने राठी ने पूछा है कि वजाइना इनर पार्ट्स में बहुत इचिंग होता है, तो मैंने आपको पहले बताया इचिंग का सबसे कॉमन कॉज फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल इन्फेक्शन वो पार्ट्स गिल्ला गिल्ला रहने की वजह से, वेट रहने की वजह से, कोई भी सरफेस जो गिल्ला रहता है वहां पे फंगल इन्फेक्शन अभी बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये इचिंग होता है। दूसरी चीज, फंगस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फंगस ने, एक तो जो अपने पास दवाई है उससे रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब दवाई की इफेक्ट नहीं आती है। दूसरी चीज, ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें आपको लंबे समय तक दवाई लेने की भी जरूरत पड़ती है, मतलब 4-6 महीने तक उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। वरना आपने 15 दिन दवाई ली और फंगस आपकी बैठ गई, आपको लगता है अच्छा है, आपने वही वही चीज छोड़ दी तो वापस आपको रिकरेंस हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन इज द मेन कॉमन कॉज। एक अवनी पारेकर के लड़की ने पूछा कि टेल मी अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स। ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर में आपको जब सिम्टम आते हैं, पहली चीज जो है
तब आपको जब थर्ड स्टेज में होते हो तभी मोस्टली आपको सिम्टम आने लगते हैं। कौन से सिम्टम आते हैं? आपको ब्रेस्ट पेन शुरू होता है, निपल में से ब्लैक डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज ऐसा शुरू होता है, बगल में आपको गांठ है ऐसा दिखता है, आपके कॉलर बोन में या तो हड़पची के नीचे आपको छोटी छोटी गांठें निकलती है, आपके जो ब्रेस्ट की स्किन होती है वो जो ऑरेंज की स्किन, ऑरेंज जैसा होता है वैसे पीलिंग स्किन दिखने लगती है। ऐसे चेंजेस आपको जो आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। अपन को पहले और सेकंड स्टेज में बहुत सारी स्त्रियां मिस कर देती है, उसको पता नहीं चलता है क्योंकि वो एसिम्टोमेटिक स्टेज में रहते हैं। तो मैं तो ये सजे 35 ईयर की एज के बाद आपको एक तो आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना वो 35 के ईयर पे गायनेक से चेकअप, और थर्ड थिंग जब आपको कोई भी सिम्टम नहीं हो तो मेमोग्राफी आपको बता सकती है कि कुछ है क्या नहीं। अगर आपको इसके अलावा सिम्टम आने लगे, ब्रेस्ट स्वेलिंग है, रेडनेस आ गया, आपकी स्किन ब्लीडिंग होने लगी, आपका स्तन एक छोटा और बड़ा दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि निपल अंदर की बाजू खींच रही है, आपको लगता है कि निपल में से डिस्चार्ज आने लगा है, तो ये सब साइन हो सकते हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर के। अभी ये ब्रेस्ट कैंसर में आपको सबसे जो बेस्ट काम कर सकते हैं वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसको हम स्वतपास बोलते हैं। तो आपने स्वतपास कब शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? तो हर एक लड़की को 20 साल की उम्र में शुरू करनी चाहिए। ये मेंसेस खत्म होने के बाद करनी चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप बाथरूम में कर सकते हो। हर महीने पे आपने एक डेट डिसाइड करने का, उस टाइम पे करने का। आपने आपको दोनों ब्रेस्ट को आईने में देखने का, एक छोटा है बड़ा है, उसमें कोई भी निपल में चेंजेस है, कोई एक बाजू रिट्रैक्ट हो रहा है। उसके बाद आप 4 प्लेट उंगली की वजह से सर्कुलर में आप प्रेस करके देख सकते हो कि उसमें कोई स्वेलिंग है कि नहीं। सबसे ज्यादा केस चौपन को जानने को मिलते हैं कि जब साबुन लगाते हैं तो जब ब्रेस्ट पे लगाते हो तो आपको कोई भी स्वेलिंग हो तो पता चल जाता है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर एक लड़की को सीख लेना चाहिए। रीना शाह ने पूछा, इट इज नेसेसरी टू टेक कैल्शियम पोस्ट 40 इयर्स ऑफ एज? यस, 40 ईयर के एज के बाद अपन को बॉडी में से जो बोन होते हैं उसमें 1% कैल्शियम लॉस होने लगता है मेजर हड्डियों में से, इसलिए कैल्शियम लेनी चाहिए। एक साल में मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि 3 महीने तक अपन को कैल्शियम ले लेना, पर एक साल में 3 महीने, दूसरे साल में 3 महीने से कैल्शियम की टेबलेट लेनी चाहिए। किंजल गजेरा ने पूछा है, आफ्टर पीरियड 10 डेज पेन का क्या रीजन? देखो, जो मेनली पेन होता है वो मेंसेस के टाइम पे पेन होता है, तब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कंजेशन होता है, और अपना जो यूट्रस होता है वो स्क्वीज होता है, जो अंदर की चामड़ी है उसको निकालने के लिए। इसलिए मेंसेस के टाइम पे पेन होना स्वाभाविक है। पर अगर आपको 10 दिन के बाद ऐसा बार बार पेन हो रहा है कि टिपिकली 10वें दिन पे ही पेन हो रहा है, तो वो पेन शायद ओव्यूलेशन का भी हो सकता है। कभी 100 में से 20% लोगों को ओव्यूलेशन जब होता है तब पेन होता है, वो अपने आप भी सबसाइड हो जाता है और वो सिर्फ 24 घंटे के लिए रहता है। उसके अलावा भी आपको पेन होता है वहां पे, तो आपको चेकअप करना चाहिए। गर्भाशय में प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो चेकअप के बाद ही पता चल सकता है कि 10 डेज के बाद भी आपको क्यों पेन होता है।
अवनी ठक्कर ने पूछा है हाउ टू स्टेबल B12। अभी B12 में ये जो अपन रिसेंट 5 या 7 साल में बहुत सारा B12 के बारे में सुनते हैं। पहले 7 साल के पहले किसी को इतना B12 का प्रॉब्लम नहीं था और किसी ने सुना भी नहीं था। अगर अपन रूटीनली रोटी सब्जी दाल चावल हरी सब्जियां दूध दही छाछ जो अपने दादा नाना नानी खाते थे, अगर वो चीज रूटीनली लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, तो B12 की ऐसी कोई डेफिशिएंसी होती नहीं है। अगर आपके डाइट में बैलेंस नहीं है तो ही आपका B12 फ्लक्चुएट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि B12 वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। मतलब आपने एक बार आपको डिफेक्ट हुई, आपने इंजेक्शन ले लिए तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने इंजेक्शन ले ली है तो पूरा कवर हो गया, पर विटामिन B12 अपने शरीर में स्टोर नहीं होता है। तो अगर आपके डाइट डेफिशिएंट रही तो उसको वापस आपको B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो मैं ये बोलूंगी आपके डाइट को बैलेंस रखो तो आपको B12 के इंजेक्शन या टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैम पीरियड में स्टमक पेन क्यों होता है? मैंने पहले बोला वे पीरियड के टाइम पे अंदर की जो लाइनिंग बनी है, एंडोमेट्रियल के लेयर बने हैं, उसको यूट्रस स्क्वीज करके निकालता है। जो स्क्वीजिंग करता है उसकी वजह से पेन होता है। अपन कैसे स्पंज को स्क्वीज करते हैं और पानी बाहर आता है, वैसे यूट्रस उसको स्क्वीज करता है और अपने मेंस्ट्रुअल के जो अंदर के लेयर बने होते हैं वो बाहर निकले, इसलिए मेंसेस के टाइम पे पेन होता है। खुशी ने पूछा है कि पिंपल के सॉल्यूशन। अभी जो आपको जो एडोलेशन में जो पिंपल होते हैं, एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर उसके साथ मेंसेस इरेगुलर है तो PCOS हो सकता है, तो आप गायनेक के पास से चेक करवा लीजिए। दूसरी चीज जो पिंपल होते हैं वो आप अगर स्किन को क्लीन नहीं रखा गया तो आपको पिंपल हो सकते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सुबह शाम एक तो फेस वॉश से आप बराबर स्किन को क्लीन कीजिए। बार बार जो हाथ लगाने की आदत है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे क्रीम नहीं लगाने चाहिए। और अगर बार बार इरप्ट हो रहे हैं तो आप हार्मोन के रिपोर्ट करवा लीजिए, जिसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन DHEA सल्फर ऐसे हार्मोन होते हैं जो मेल टाइम हार्मोन होते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस वजह से भी आपको पिंपल हो सकता है। दूसरी चीज न्यूट्रिशन की खामी की वजह से होता है। नेचुरली क्या होता है, पिंपल होता है तो अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उसको बराबर करती है। पर अगर आपकी इम्यून सिस्टम भी वीक रही, मतलब विटामिन की खामी, B12 की खामी, विटामिन A की खामी, तो भी ये पिंपल बार बार हो सकते हैं। मतलब लोकल कोज भी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लीना ने पूछा है आई एम बीटा थैलेसेमिया माइनर एंड हैविंग वेरी हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, व्हिच हीमोग्लोबिन रीगेनिंग मेडिसिन यू विल सेड। अच्छा, तो सबसे बेस्ट जो आयरन की टेबलेट होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल ऑट्रिन। आयरन के उसमें सबसे बेस्ट दवा है ऑट्रिन। ऑट्रिन से आप अगर 1 महीना या 21 दिन तक टेबलेट लेते हो तो आपका एक हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, 1% हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो सकता है। तो ऑट्रिन इज द बेस्ट मेडिसिन टू टेक। और दूसरी चीज ऐसा कर सकते हैं, जब आयन आप जो लेते हो तो आयन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है, मतलब आपके आंतड़े में से जो उसका शोषण होता है वो एसिडिक मीडियम में सबसे ज्यादा होता है। तो आप खाना खाने के बाद नींबू शरबत लेना चाहिए, या आयन की कोई भी टेबलेट लेने के बाद अगर आप नींबू पानी या कोई भी विटामिन C, ऑरेंज, नारंगी जूस कुछ भी लेते हो तो सबसे ज्यादा आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आयन की टेबलेट के लेने के बाद आप विटामिन C आधे घंटे में ले सकते हो।
मैम हेलो। ओके, हाँ। मैम ये जो आपने सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन जो आपने बताई है वो 45 एज की जो या फिर अबव 45 एज वुमन है वो भी ले सकते हैं ना? आइडियली जो वैक्सीन है वो आपको मैरिज होने से पहले लेनी चाहिए, तो आप तो वैक्सीन का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। वो वैक्सीन क्या करती है, अपने जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसमें मेजर कॉज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, एचपीवी। तो एचपीवी जो स्ट्रेन होती है उसकी 100 से ज्यादा स्ट्रेन है। अपन को जो वैक्सीन में है वो 6, 11, 16, 18 की स्ट्रेन है। ये जो सर्वाइकल कैंसर मैरिज के बाद जो एक्सपोजर होता है उसके सर्वाइकल जो सर्विक्स होता है उसमें कोष में चेंजेस होने लगते हैं, उसकी वजह से कैंसर होता है। तो आपको अगर मैक्सिमम फायदा उठाना है तो आप बिफोर मैरिज ले सकते हैं, 45 ईयर एज तक भी ले सकते हैं। तो जो आपको जो ब्रेस्ट कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर के चेंजेस होंगे वो कम होंगे और डायग्नोसिस के लिए टाइम मिलेगा। पर 45 ईयर एज जिसके बाद लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब तक तो मैक्सिमम चेंजेस हो गए होते हैं। तो वैक्सीन में ऐसा लिखा है कि 45 तक आप ले सकते हो, पर मैक्सिमम फायदा आपको बिफोर मैरिज लेते हो तो होता है। ओके मैम, थैंक यू। एट द एज ऑफ 45 यू शुड डू पेस्मियर। तो पेस्मियर ही आपको मदद कर सकता है। पेस्मियर से कुछ भी होना है, अगर ये जो सर्वाइकल कैंसर के चेंजेस होने हैं तो अपन को 4 या 5 साल पहले से पता चल जाता है। उसके जो सेल में माइनर चेंजेस होते हैं उसको पेस्मियर पकड़ सकता है, इसलिए 45 ईयर्स पे पेस्मियर करवाना चाहिए। बी रेशमा पटेल ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। ये पीसीओडी जो टॉपिक है एक तो बहुत वास्ट टॉपिक है। इसका जो लिटरल मीनिंग होती है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी जो है वो पूरे ग्रुप समूह का डिजीज, मतलब उसमें जो सारे डिजीज रिलेटेड होते हैं सब। मान लो कि पीसीओएस आपको जब शुरू होता है तब सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, वेट गेन होता है, और आगे बढ़ा तो आपको एक्ने हो सकता है, एकैथेमोसिस नाइग्रिकन्स हो सकता है, इनफर्टिलिटी होती है। और अगर आप 35 ईयर या 40 ईयर के एज के बाद बात करो तो उसमें से किसी किसी को डायबिटीज, बीपी, उसका जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ना, ऐसे चेंजेस भी पीसीओ की वजह से होता है। तो हम इन सब समूह को पीसीओडी बोलते हैं। और पीसीओएस वो होता है कि जिसमें सोनोग्राफी में आपकी ओवरी में बहुत सारे सारे स्मॉल फॉलिकल दिखते हैं। वो चेंजेस आपके मेंसेस इरेगुलर चेंजेस और इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो चेंजेस है उसका समूह होता है, तो हम उसको पीसीओएस बोलते हैं। मतलब पीसीओएस के बाद पीसीओडी होने के चांस रहते हैं। Are there any more questions? मैम आपका प्रैक्टिस कहाँ पे है, मतलब मेरा प्रैक्टिस मोटा वराछा में है, उत्तरान एरिया है, वीआईपी सर्कल के पास, कापोद्रा। ओके मैम, आई थिंक अभी सबकी क्वेरीज सॉल्व हो गई। बहुत सारे क्वेश्चंस आए और बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
Someone is asking for your clinic details. मेरे क्लिनिक का नाम नम्रता नर्सिंग होम है, 4th फ्लोर, आस्था स्क्वायर, VIP सर्कल, आदित्य कॉम्प्लेक्स ए। मोटा वराछा। ओके मैम, ठीक है मैम। आपकी प्रैक्टिस को वैसे मैम कितने टाइम हो गया, कितना साल हो गए? 10 साल से। ओके, ठीक है मैम। सो वी कैन कंक्लूड आवर सेशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आप आए, इतना सारा डिस्कशन हुआ, सबको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, और it was a very healthy conversative session. So thank you so much for coming. Or thank you for thank you so much to all the members for joining. So we can conclude our session here, ma'am. Thank you. Okay, thank you.